हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरबी स्टडी कॉर्नर। आज के ये वीडियो में हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था और वो यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो आई जस्ट गिविंग द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट टू सी दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज बिल ऑफ फेथ स्कीम launched by the Kerala police provides security to senior citizens staying alone. Second one is AmbiTag helps to know whether a particular soil in a region is suitable for a particular vegetables or fruits. And three is Horticulture Cluster Development Program is a centrally sponsored scheme implemented by the National Horticulture Board. And the last one is London Declaration on Neglected Tropical Disease. इन सब की जो चारों मैंने ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शंस को आपको ट्रू और फॉल्स बतानी है इन एंड एवरी वन। सो आप पहले इसको ट्राई करिए, वीडियो के एंड में मैं इसकी आंसर्स प्रोवाइड कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज के फर्स्ट टॉपिक है नैनो यूरिया लिक्विड। रिसेंटली ये न्यूज़ में बहुत करके था, ये क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। Recently, the Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited, that means IFFCO, introduced the world's first nano urea liquid for farmers across the world. पूरे वर्ल्ड में IFFCO ने इंडिया के तौर पे IFFCO ने पहली बार पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड बनाए हैं जो कि इंडियंस फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है। और ये बनाए किसने? IFFCO, दैट मीन्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसके बारे में देखते हैं ये एक्चुअली में है क्या। नैनो यूरिया लिक्विड क्या है? इट इज़ ए न्यूट्रिएंट मीन्स लिक्विड टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल यूरिया। मतलब जो हम यूरिया यूज़ करते हैं अभी वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, प्लांट्स के लिए अच्छे नहीं है, तो उसके एब्सेंस में उसी के जगह पे रिप्लेसमेंट में हम कोई दूसरा चीज़ यूज़ कर सकते हैं क्या? ये वही चीज़ है कि अगर आप प्लांटिंग करते हो तो प्लांट में जो यूरिया हम यूज़ करते हैं उसी के रिप्लेसमेंट में हम नैनो यूरिया लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। और ये प्लांट्स के लिए भी बेनिफिशियल है और ह्यूमन्स बॉडी के लिए भी बेनिफिशियल है। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, टोटली हार्मलेस है। इसको डेवलप किया गया है रिप्लेसमेंट कन्वेंशनल यूरिया के लिए और ये कर्टिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेम बाय द लीस्ट ऑफ 50%। इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। देखिए इस पिक्चर में IFCO नैनो यूरिया लिक्विड दिया गया है। इसमें देखिए इंट्रोड्यूसिंग वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स। इसमें क्या है? रिड्यूस इनपुट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट बिल्कुल ही कम है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इम्प्रूव्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन बहुत कम हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूरिया की यूजेस की वजह से। तो वही चीज़ जो हम खाएंगे वो नेचुरल थेरेपी की तरीके से, नेचुरल के तौर पे वो सही रहे, वो हमारे हेल्थ के लिए भी सही हो और प्लांट्स के लिए भी सही हो। इसीलिए एक ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है जो कि बोथ ह्यूमन्स और प्लांट्स दोनों के लिए ही बेनिफिशियल हो। और क्या है? इंक्रीज फार्मर्स इनकम। अगर इसकी कॉस्ट ही बहुत कम होगा तो डेफिनेटली फार्मर्स की इनकम में इसका असर पड़ेगा प्लस तरीके से, ठीक है। और देखते हैं एनहेंस क्रॉप प्रोडक्टिविटी, और क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हमेशा ग्रो करेगा। चीपर देन कन्वेंशनल यूरिया, जो भी यूरिया पहले यूज़ होती थी उससे ये डेफिनेटली चीप होगा। मतलब अगर सस्ती रुपए में मिलेगा तो फार्मर्स के लिए इसको परचेस करना बहुत आसान होगा। और अगर ये चीज़ वो ज़्यादा करके यूज़ करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी तो उनके अर्निंग भी ज़्यादा होगी। इट कंटेन्स 40,000 milligram per liter of nitrogen in a 500 ml bottle, which is equivalent to the impact of nitrogen nutrient provided by the 1 bag of the conventional urea. Conventional urea is effective 30 to 40% in delivering nitrogen to plants, while the effectiveness of the nano urea liquid is over 80%. जो पहले यूज़ करते थे कन्वेंशनल यूरिया वो कितना प्रोवाइड करता था नाइट्रोजन प्लांट्स को? 30 to 40% इफेक्टिव होता था। लेकिन अगर नैनो यूरिया लिक्विड प्रोवाइड करेंगे हम
तो वो असर करेगा 80% तक। इट इफेक्टिवनेस हैज़ बीन टेस्टेड इन ओवर 11,000 फार्मर्स फील्ड फॉर 94 क्रॉप्स लाइक राइस और वेट। ऑलरेडी ये टेस्ट कर चुके हैं 11,000 फार्मर्स के खेतों में और 94 क्रॉप्स के ऊपर, और वो इफ़ेक्टिव ही रहा। और उस क्रॉप्स में से कौन से चीज़ था, एक था राइस और एक था वेट, इनमें ऑलरेडी वो टेस्टिंग कर चुके हैं। एन एवरेज 8% इंक्रीज इन यील्ड हैज़ बीन विटनेस्ड। जो ये यूज़ करने के बाद 8% तक की इनकी इंक्रीजिंग पावर प्रूफ की गई है, दिखाई दे गई है। डेवलप्ड एट, इसके डेवलपिंग कहाँ पे की गई है, इट हैज़ बीन इंडिजिनसली डेवलप्ड एज एट नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात। गुजरात की कलोल में नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में ये बनाया गया है आत्मनिर्भर भारत एंड आत्मनिर्भर कृषि के थ्रू। इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट टू मीट इट्स यूरिया रिक्वायरमेंट्स। सिग्निफिकेंस देखते हैं। It has been found effective and efficient for plant nutrition, which increases the production with improved nutritional quality। मतलब ये जो हम यूज़ करेंगे फार्मिंग के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट क्या ध्यान रखी गई है कि वो इफ़ेक्टिव होगा प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स की जो न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो। न्यूट्रिशन की तरफ अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया है और इसकी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ करे, ना कि वो डिक्रीज़ करे। इट विल ऑल्सो हैव अ ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अ वेरी सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ग्लोबल वार्मिंग विथ एन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान रखा गया है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये जो हम यूज़ करते थे पहले यूरिया, वो पानी में मिलके पानी को भी बहुत ज़्यादा पॉइजनस बना देते थे। लेकिन अभी जो हम यूज़ करेंगे नैनो यूरिया लिक्विड, ये अगर पानी में भी मिल जाए तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रखेगा, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, जो कि क्वालिटी शो करेगा किसकी, ग्राउंड वाटर की, अंडरग्राउंड वाटर की। अंडरग्राउंड वाटर की जो पीएच लेवल है वो बिल्कुल ही नहीं घटेगा और वो हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होगा। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेल ऑफ फेथ स्कीम। Kerala's Bale of Faith scheme will be expanded to the villages to reach senior citizens staying alone. Earlier, the scheme was successfully implemented in a number of urban households in Kerala. ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 2008 में, बट उस टाइम पे ये अर्बन, सिर्फ और सिर्फ अर्बन हाउस होल्ड में ही लॉन्च हुआ था। और ये क्या है, ये एक स्कीम है, ये स्टेट स्कीम है, जिसमें ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, केरल ने लॉन्च किया है। केरल ने ये स्कीम लॉन्च किया है जस्ट फॉर सीनियर सिटीजन जो कि घर पे अकेले रहते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए बनाई गई है। तो पहले ये बना था 2018 में अर्बन के लिए, अभी जो बना है सेम स्कीम वो है रूरल एरिया के लिए स्पेशली। बेल ऑफ फेथ स्कीम was launched by the Kerala Police in 2018। 2018 में ये लॉन्च हो चुका था। इसकी एम क्या है, इसकी एम है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू सीनियर सिटीजन्स स्टेइंग अलोन एज पार्ट ऑफ केरला's कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम, जो कि केरला पुलिस ने बनाए हैं किसके लिए, सीनियर सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए जो घर पे अकेले रहते हैं। Under the scheme, police have installed a bell in the senior citizens house। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके घर पे एक बेल लगाई जाएगी, इंस्टॉल की जाएगी, जिसके थ्रू अगर वो बेल बजाएंगे या फिर वो बेल कनेक्ट करते हैं तो सीधा पुलिस को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। डायरेक्टली पुलिस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये केरला पुलिस की ये एक इनिशिएटिव है जो कि उन्होंने स्टार्ट किया है। Also, the neighbors will get an alert with an alarm when the senior citizens rings the bell during an emergency। सिर्फ पुलिस वाले नहीं, अगर वो बेल आप बजाते हो तो आसपास के जो नेबर्स है उनको एक अलार्म की तरह सुनाई देगा। उस अलार्म की वजह से वो तुरंत ही पहुंच जाएंगे उनकी हेल्प के लिए और उनकी रेस्क्यू के लिए। The neighbors can immediately rush to the house or contact the police or hospital। कुछ भी हो सकता है कि वो हेल्प करने के लिए आपके पास आएंगे, तो डेफिनेटली जैसे कंडीशन आपका होगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल की होगी तो वो हॉस्पिटलाइज करेंगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी पुलिस की तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये दोनों तरफ से बेनिफिशियल है फॉर सीनियर सिटीजन पीपल के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है इस स्कीम की, द स्कीम ऑफ फेथ स्कीम सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर कम्युनिटी
participation to ensure the well-being and safety of the elderly. Moreover, this scheme can be of great support for the senior citizens during the COVID-19 pandemic as many live in fear of their health. Next देखते हैं एम्बीटैग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर, जो कि पंजाब में है। ये कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर, ये पंजाब में है। इसने क्या लॉन्च किया है? पहली बार भारत का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ IoT डिवाइस, ये एक नेट डिवाइस है, अवेलेबल एट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ₹40, सिर्फ और सिर्फ ₹40 इसका कॉस्ट होगा। और ये क्या काम करेगा देखते हैं, इसके बारे में पता कर लेते हैं। एम्बीटैग इज़ द फर्स्ट ऑफ किड्स काइंड ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस, ये एक नेट डिवाइस है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है, विल बी हेल्पफुल इन द सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन्स, ब्लड एंड बॉडी ऑर्गन्स, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक ऑफ फूड एंड डेयरी अमंग अदर। ये डिवाइस कैसे काम करेगा? ये डिवाइस हेल्प करेगा वैक्सीन, ब्लड या फिर बॉडी ऑर्गन्स के टेम्परेचर या फिर कोई भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्लड, जैसे कि फूड और डेयरी होगा, उन सबको मतलब ख़राब हो गई फूड और ख़राब हो गई डेयरीज होगा, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। मतलब ये कोई भी आसपास की कोई भी टेम्परेचर होगा उसको डिटेक्ट करने में काम करता है ये डिवाइस। इट जनरेट्स एन अलर्ट when the temperature goes beyond a preset limit। मतलब ये पहले से प्रीसेट लिमिट में जैसे ही आएगा उसके पहले ये एक अलार्म सेट करेगा। That recorded temperature further helps to know whether that the particular item transported from anywhere in the world is still usable or perished because of temperature वेरिएशंस। मतलब जैसे ही आसपास के टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस आएगी तुरंत ही एक अलर्ट जारी करेगा ताकि ये पता चल जाएगा टेम्परेचर या फिर डाउन हुआ है या फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। तो ये एक पहले से आपको एक टेम्परेचर फिक्स करके देता है, नॉर्मल टेम्परेचर फिक्स करके देता है। अगर उस टेम्परेचर से ये किसी भी एंगल में अगर इंक्रीज़ होता है तब भी ये अलार्म सेट करता है, या फिर अगर वो डिक्रीज़ होता है तब भी ये अलार्म सेट करता है। तो ये एक बेनिफिट है। और ये काम कैसे करता है? शिफ्ट, इसकी लुकिंग एकदम USB डिवाइस की तरह है, ये जेन्युइनली USB डिवाइस की तरह ही शेप इसका बनाया गया है। एम्बीटैग कंटिन्यूअस रिकॉर्ड कर सकता है टेम्परेचर को या तो -40 डिग्री में या फिर +80 डिग्रीज़ में। इस डिवाइस की एक स्पेशलिटी ये है कि ये टोटल 90 डेज़ के लिए काम करता है। अगर और अदर्स कंट्री की बात की जाए तो और अदर्स कंट्री में या तो ये 2 मंथ्स के लिए काम करेगा और 60 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली तो उसके लिए काम करेगा, लेकिन ये टोटल 3 मंथ तक काम करता है एक सिंगल चार्ज में। अगर आप एक बार चार्ज करोगे तो टोटल 90 डेज़ तक आपको ये काम करता है। डेवलपर कौन करता है? इसके डेवलप किसने किया है? इसके डेवलप किया है अवध और इसकी स्टार्टअप स्क्रैचनेट ने। इन दोनों की मदद से ये बना है। अवध का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब। और इसकी स्टार्टअप कौन सा है? इसकी स्टार्टअप है स्क्रैचनेट। नेक्स्ट देखते हैं हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये किसने लॉन्च किया, क्या है? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज़ लॉन्च द हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP। किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इन दोनों ने मिलकर क्या लॉन्च किया है? प्रोग्राम। और टोटली सेंट्रल लॉन्च प्रोग्राम है। सेंट्रल लॉन्च प्रोग्राम मीन्स टोटली डिपेंड ऑन सेंट्रल, और इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगर स्टेट लॉन्च होता है तो वहाँ पे सेंटर का कोई रोल नहीं होता। अगर सेंट्रल लॉन्च करता है तो फिर ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं होता है, वो हर किसी स्टेट के ऊपर काम करता है। और अगर सिर्फ स्टेट लॉन्च करता होगा तो पर्टिकुलरली कोई एक स्टेट उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियर होगा। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ गार्डनिंग एंड कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड ट्रीज। एग्जाम्पल जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल हो सकता है, डेकोरेटिव इंडोर प्लांट्स भी हो सकता है, और मेडिसिनल प्लांट्स हो सकता है जिससे दवाई बनती होगी। तो हॉर्टिकल्चर हर चीज़ में हो सकता है, वो स्पेशली प्लांट्स और ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करके जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर।
इस स्कीम के और इस प्रोग्राम के बारे में देखते हैं एक्चुअली इस प्रोग्राम क्या है। ये एक सेंट्रल लॉन्च प्रोग्राम है जिसकी एम क्या है, ग्रोइंग एंड डेवलपिंग आइडेंटिफाइड हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स टू मेक देम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव के लिए जितने भी हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स है उसकी आइडेंटिफाई करता है और उसको ग्रो और डेवलप करने में मदद करता है। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर इज़ अ रीजनल जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन है ऑफ टारगेटेड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मतलब अलग अलग स्टेट की अलग अलग क्लाइमेट्स होगा। पूरे इंडिया के क्लाइमेट्स तो है लेकिन स्टेट वाइज उसकी वेदर्स, उसकी जो सॉइल्स है वो डिपेंड करता है आपकी प्लांट्स की ग्रो में, आपके ट्रीज़ की ग्रो में। हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग फ्रूट्स होता है, अलग अलग वेजिटेबल्स ग्रो होता है, तो उन्हीं सब के ऊपर बेस करके अलग अलग जगह पे उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च की गई है। इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ नोडल एजेंसी। द नोडल एजेंसी फॉर द प्रोग्राम विल बी द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। लॉन्च किसने किया है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। कवरेज किस किस एरिया को करेगा? द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज़ आइडेंटिफाइड 53 हॉर्टिकल्चर्स। टोटल 53 हॉर्टिकल्चर्स को ये कवर अप करेगा, जिसमें से 12 सिलेक्टेड फॉर द पायलट लॉन्च। पहले 12 जो सेक्टर होगा उसमें पायलट प्रोजेक्ट के बेस पे ये प्रोग्राम लॉन्च की जाएगी, उसके बाद बाकी जो बचेगा उसके ऊपर काम हो जाएगा। टोटल इसका एरिया जो है वो है 53। और ये प्रोग्राम बेस्ड ऑन लर्निंग फ्रॉम द पायलट प्रोजेक्ट, द प्रोग्राम विल बी स्केल्ड अप टू कवर ऑल द आइडेंटिफाइड क्लस्टर्स। सभी को स्केल करना है ओवरऑल को। दिस क्लस्टर्स विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसीज। हर अलग अलग जो प्रोग्राम्स लॉन्च की जाएगी, हर अलग अलग जो सेक्टर को ये कवर अप करेगा वो किसके थ्रू करेगा? क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसीज के थ्रू करेगा। हर एक सेक्टर को सिलेक्टिव एजेंसीज को दी जाएगी जो कि क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसीज होगा। CDAR अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूटी गवर्नमेंट। यूटी यूनियन टेरिटरी हो या फिर स्टेट, रेस्पेक्टिव जो भी स्टेट में ये काम करेगा उनके रिकमेंडेशन के थ्रू ही इनको अपॉइंटमेंट की जाएगी और इनकी अपॉइंट की जाएगी। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? To address all major issues related to the Indian horticulture sector, including pre-production, production, post-harvest management, logistics, marketing and branding। मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट होगा ये टोटल सेक्टर को कवर अप करता है। मतलब शुरुआत तरीके से जो प्री प्रोडक्शन होता है, जब आप फार्मिंग करते हो उसके पहले से लेके एंडिंग तक, जब तक वो बाइंडिंग होकर मार्केट में बिकने के लिए जाएगा, तब तक की जो सारे प्रोसेसिंग होगा टोटल को ये कवर अप करेगा और ये हर एक सेक्टर में स्टेप वाइज काम करेगा। और इंडियन हॉर्टिकल्चर सेक्टर इसीलिए उनसे मेंशन किया है प्री प्रोडक्शन, जब ये प्रोडक्शन स्टार्ट होगा उसके पहले, आफ्टर प्रोडक्शन, फिर पोस्ट हार्वेस्ट और फिर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग करने के बाद फिर मार्केटिंग और उसके बाद जो ब्रांडिंग होगा तब तक ये काम करेगा, जब तक ये टोटल कंप्लीट नहीं हो जाता। टू लेवरेज geographical specialization and promote integrated and market lead development of horticulture clusters। अगेन वही चीज़ है, हर एक चीज़ की डेवलपमेंट के लिए ये काम करेगा। टू कवरेज विथ अदर इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये गवर्नमेंट की स्कीम्स है, इनिशिएटिव है जो कि जैसे काम करेगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू। इसके बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे? द प्रोग्राम विल बेनिफिट अबाउट 10 लाख फार्मर्स। टोटल 10 लाख फार्मर्स को ये बेनिफिट पहुंचाएगा और एक्सपेक्ट की जा रही है टू अट्रैक्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 crore व्हेन इम्प्लीमेंटेड इन ऑल 53 क्लस्टर्स। पहले जो 12 में पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, जैसे ही पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद जो बाकी बचेगा मींस टोटल 53 में जब ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होंगे तो उसकी जो टोटल प्राइस होगा वो है 10,000 crore। ये वन टाइम में नहीं होगा और इसमें बेनिफिशियरीज कौन होंगे? टोटल 10 लाख फार्मर्स इसमें बेनिफिशियरीज है, बेनिफिट उनको मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। ये क्या है? डेलीगेट्स
at the 74th World Health Assembly unanimously adopted the proposal by the UAE to declare January 30 as World Neglected Tropical Disease Day। जनवरी 30 को किस हिसाब से अप्रूव की गई है? वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे। और किसके थ्रू बनाई गई है? ये यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 74th असेंबली। इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या डिजीज़ है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ आर ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस। These diseases are most common in the tropical regions of Africa, Asia and the Americas among माइग्रेनाइजेशन कम्युनिटीज़। मतलब जो जितने सारे कम्युनिटीज़ हर अलग अलग देश में से माइग्रेंट्स होते हैं, माइग्रेन होके आते हैं दूसरे कंट्री में, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसकी एरिया कौन सी है, कौन से रीजन में स्पेशली देखने को मिलता है? एकदम कॉमन है वो रीजन में। एक है अफ्रीकन रीजन, एशिया रीजन एंड अमेरिका। इन सब जगह में जितने भी माइग्रेंट्स आते हैं उन सब में ये जो डिजीज़ है वो दिखने को मिलता है। और ये जेन्युइनली सिंगल नहीं होता, ये ग्रुप में दिखाई देता है। इन्फेक्टेड पीपल्स थ्रू अ ग्रुप। इसके पीछे रीज़न क्या है? नो एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सेफ वेज टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन वेस्ट। ह्यूमन वेस्ट हर अलग अलग जगह पे कैसे ही वो डिस्पोज करते हैं वेस्ट को, जो कि वो डिस्पोज नहीं हो पाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, एक तो वो सेफ़ तरीके से नहीं रहते, और एक चीज़ रीज़न हो सकते हैं, बेसिक जो रीज़न है वो है क्लीन वाटर। वाटर क्लीन नहीं होने की वजह से और जो ह्यूमन वेस्टेज है वो हर जगह पे सस्टेनेबली तरीके से डिस्पोज नहीं हो पाता, उसी की वजह से ये इन्फेक्शन ज़्यादा करके फैलता है। कारण और क्या हो सकता है? अ वैरायटी ऑफ पैथोजेंस सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड पैरासिटिक वर्म्स। ये सारी चीज़ें शरीर के अंदर वेस्ट के थ्रू ही जाता है, बॉडी को हर अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है, इफ़ेक्ट करता है। दिस डिजीज़ जनरली रिसीव लेस फंडिंग फॉर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट देन डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस, HIV एड्स एंड मलेरिया। ये तीनों जो दिख रहे हैं आपको, ये बहुत ही कॉमन है और बहुत पुराने टाइमिंग से ही ये दिखने को मिलता है। और कुछ केसेस में क्या देखने को मिलता है? NTDs affect more than a billion people globally. However, the disease are preventable and treatable. WHO के न्यू रोड मैप के थ्रू, जो कि 2021 to 2030 2021 से लेकर 2030 के अंदर वो 3 स्ट्रैटेजिक शिफ्ट के थ्रू इस NTD को ख़त्म करने की एक योजना बनाई है, लॉन्च किया है, जो कि स्टार्ट किससे होगा? मेजरिंग प्रोसेस टू मेजरिंग इम्पैक्ट्स। इसकी इम्पैक्ट क्या है और इसकी प्रोसेस क्या हो सकता है, पहले स्टार्ट करेंगे उसके थ्रू। और उन्होंने एक डेडलाइन लॉन्च किया है 2030 तक। 2030 तक ये सारे जो एंटिटी है टोटल ही ख़त्म करने की बात उन्होंने की है। और ये स्टार्ट कैसे होगा? शुरुआती में ये इसका इम्पैक्ट क्या है, मेजरिंग इम्पैक्ट क्या होगा और इसकी प्रोसेस क्या होगा, इसी से वो स्टार्ट करेंगे। और क्या होगा? डिजीज़ स्पेसिफिक प्लानिंग। स्पेसिफिकली डिजीज़ की प्लानिंग की जाएगी एंड प्रोग्रामिंग टू कोलैबोरेटिव वर्क अक्रॉस सेक्टर्स। हर अलग अलग सेक्टर को डिवाइड करके फिर उसमें कोलैबोरेटिव वर्क की जाएगी। फ्रॉम एक्सटेंशनली ड्राइव इन एजेंडाज ब्रिलियंट टू प्रोग्राम्स दैट आर कंट्री ओन्ड एंड कंट्री फाइनेंस्ड। जो कंट्री के थ्रू की जाएगी कुछ और कंट्री फाइनेंस करेगी उसके थ्रू भी की जाएगी। लेकिन एक बात यह है, वाई वॉज जनवरी 30 चूजन? सिर्फ जनवरी 30 ही क्यों चुनी गई है इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए और इस डे को याद रखने के लिए? इट वॉज ऑन दिस डे दैट लंदन डिक्लेरेशन ऑन NTDs वाज अडॉप्टेड। जनवरी 30, 2012 2012 में जनवरी की 30 में पहली बार लंदन ने ये डिक्लेरेशन दिया था नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के थ्रू। उस दिन ये अडॉप्ट की गई थी, इसी की वजह से जनवरी 30 ही इसने ये चूज़ की गई है। द फर्स्ट वर्ल्ड NTD डे वाज सेलिब्रेटेड इनफॉर्मली इन 2020। लेकिन इसको अडॉप्ट तो किया गया था लंदन के थ्रू 2012 में, लेकिन ग्लोबली इसको सेलिब्रेट की जाती है 2020 में और डे एज सेम जनवरी 30। चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर है बिल ऑफ फेथ स्कीम
लॉन्च बाय केरला पुलिस प्रोवाइड सिक्योरिटी टू सीनियर सिटीजन्स स्टेइंग अलोन। बिल्कुल सही है, इसकी आंसर है ट्रू, कि बिल्कुल ही सही है, इसका आंसर होगा ट्रू। सेकेंड में देखते हैं, एम्बी टैग हेल्प्स टू नो वेदर अ पर्टिकुलर सॉइल। नहीं, सॉइल के बारे में ये बिल्कुल ही बात नहीं हुई थी। अ रीजन टू सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर वेजिटेबल और फ्रूट्स सॉइल के बारे में तो बिल्कुल ही बात नहीं हुई थी, ये टेम्परेचर के बारे में बात हुई थी, तो इसी की वजह से इसका आंसर होगा फॉल्स। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या है? इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। नहीं, ये भी फॉल्स है, इसीलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। पॉइंट 4 देखते हैं, लंदन डिक्लेरेशन ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, इट्स अ करेक्ट आंसर, दिस द आंसर इज ट्रू। सो फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकेंड वन इज फॉल्स, थर्ड वन इज फॉल्स एंड लास्ट वन इज ट्रू। सो हैव ए गुड डे ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।